गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल तुम सबके बच्चों? बढ़िया, बिंदास, सबके सब मजे में। चलो जी सर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सर बहुत ही शानदार चैप्टर। दो चैप्टर आज हम कवर करेंगे हमारे। सर कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं प्लीज एक बार बता दो फटाफट से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ वाला चैप्टर। पूरा रिवीजन करेंगे, कोशिश करेंगे 1 घंटे में हम दोनों का शानदार रिवीजन कर लें। गॉट इट? सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। सो गाइज, हमने कहां तक पढ़ लिया था? सर हमने 56, 57, 58 पढ़ लिया था। सर किसका? 56, 57 और 58 हमने पढ़ लिया था। सर किसका? हमने पढ़ लिया था अदर सोर्स की इनकम का। उसके बाद कल हमने डिस्कस कर लिया था आपसे डिडक्शंस बीच में। अब हम हमारे सीक्वेंस में चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर 59 तो हो गया हमारा, 59 क्या 60 से 64 ये सेक्शंस हमें डिस्कस करने हैं आपके साथ। सर ये किस चीज के सेक्शंस हैं? सर ये सेक्शंस है क्लबिंग के। किसके सेक्शंस है सर? क्लबिंग के सेक्शंस हैं। जरा हमें बताओगे सर क्या होता है क्लबिंग? नॉर्मली जो बंदा कमाता है, नॉर्मली जो बंदा अर्न करता है हमेशा टैक्स वही देता है। मैं अगर कमाऊंगा तो वो मेरी इनकम मानी जाएगी, वो किसी और की इनकम क्यों मानी जाएगी भाई? मैं कुछ कमाता हूं तो वो मेरी इनकम है, किसी और की इनकम थोड़ी है। हाँ, लेकिन क्लबिंग में क्या होता है, कमाता कोई और है लेकिन उसकी इनकम आपके हैंड में टैक्सेबल होती है। सर मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं उसको स्टार्ट करने से पहले। मैंने मेरी वाइफ को एक एसेट गिफ्ट कर दी, ठीक है। अब मेरी वाइफ को मैंने एसेट गिफ्ट करी जिससे मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट कर दिया। यहां पर आप समझना कि मेरी वाइफ को उससे कुछ भी कमाई होगी तो उस कमाई को मेरा माना जाएगा। मतलब मेरी वाइफ को मैंने एसेट गिफ्ट दी, मेरी वाइफ ने उस एसेट को किसी को रेंट पे दिया, उससे रेंट मिला, मेरी वाइफ को मिला, लेकिन वो इनकम मेरी मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, लेकिन वो मेरे हैंड में क्या होगी? क्लब होएगी, ठीक है। तो क्लब के सेक्शन 62, 64 में डिस्कस किए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 3 ही चैप्टर डिस्कस करेंगे, 3 ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, बेसिक रूल्स और इनकम, जो हम विच आर टू बी क्लब, जो हम क्लब करते हैं। सर पहली है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रखा है सर? इंट्रोडक्शन का मतलब हो गया कि सर क्लब क्या होता है। हाँ जी सर, क्लब का मतलब एक बंदा जो कमाता है उस पर वो टैक्स न देकर कोई और बंदा टैक्स देता है। एक बंदे की इनकम किसी और के हैंड में जुड़ जाए उसे हम क्लबिंग बोलते हैं। सेक्शन 62, 64 में लिखा हुआ है। सर इसके बेसिक रूल्स क्या दिखे हुए हैं? सर बेसिक रूल्स में क्या लिखा हुआ है? द इनकम विच आर टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ एसएससी शैल बी कंप्यूटेड फर्स्टली इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट एंड देन क्लब इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। सर समझाओ, समझो। मैंने मेरी वाइफ को घर गिफ्ट किया, मेरी वाइफ ने वो घर किसी को रेंट पे दे दिया। अब रेंट की इनकम मेरी वाइफ की होगी, ठीक है, लेकिन वो मेरे हैंड में क्लब होगी। मेरे हैंड में कितनी क्लब होगी? मेरी वाइफ को उससे रेंट मिला 1 लाख रुपए का, पूरे साल में कितने रुपए का रेंट मिला? 1 लाख रुपए का। तो मेरे हैंड में पता कितना क्लब होगा? मेरे हैंड में 1 लाख रुपए क्लब नहीं होगा, मेरे हैंड में क्लब होगा 70,000। अभी 70,000 कहां से आया? अगर मेरी वाइफ भी इनकम कैलकुलेट करती तो 24A जो था 30%, याद है कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वो लेती, तो मेरे हैंड में 1 लाख क्यों क्लब होएगा? ऐसा बोला गया पहले जो अल्टीमेट इनकम होगी वो कैलकुलेट करो, ठीक है, वो 70,000 आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और फिर वो मेरे हैंड में क्लब होगी, ठीक है। तो एसएससी सेल कंप्यूटेड फर्स्टली इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट एंड देन क्लब इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। उसके हैंड में कंप्यूट होगी देन फिर क्लब होगी, ठीक है जी। चलो आगे की बात करते हैं, कौन कौन सी इनकम्स क्लब होती है। मेन सेक्शन चालू होता है अब पहला सुनो, शांति से सुनना। मैंने क्या किया, मेरी इस साल इनकम हो रही है 5 लाख, ठीक है, फिलहाल अच्छी बात है। मेरे को इस साल 3 लाख रुपए की इनकम और हो गई। सर कहां से हो गई? सर अंडर सेक्शन 22 किस चीज का है? हाउस प्रॉपर्टी का है। हाउस प्रॉपर्टी टोटल इनकम 3 लाख और हो गई, तो मेरी इनकम कितनी हो गई सर? 8 लाख हो गई। अब अगर ये 3 लाख रुपए मेरी इनकम ना होती तो मेरे हैंड में टैक्स नहीं लगता। मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या है? वेला है। वेला समझते हो? एकदम ठाला है। मैंने क्या बोला है, मेरे भाई तू कुछ कमाता है तो है नहीं, ये इनकम मैं तेरे हैंड में ट्रांसफर कर दूं, कोई दिक्कत है क्या? उसने कहा कर दो।
मेरे को हैंड में क्या दिक्कत है, मैं तो वैसे ही टैक्स नहीं लगना। तो उसने क्या किया, ये एसेट ट्रांसफर कर दी, ये इनकम ट्रांसफर कर दी। अब फ्रेंड ने क्या बोला, भाई तू हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मेरे हैंड में ट्रांसफर कर रहा है, तो एक काम कर, मेरे हैंड में घर भी दे दे। नहीं, वो घर नहीं दे रहा, खाली क्या दे रहा है, इनकम ट्रांसफर कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनकम तो मेरी ही मानी जाएगी। दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक बंदा है जो बहुत ही बड़ा करोड़पति इंसान है, उसके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो क्या भगवान को बहुत मानता है, तो वो फिक्स करता है कि इस बिल्डिंग से जो भी रेंट आएगा ना, वो मैं मेरे पास नहीं रखूंगा, ये बिल्डिंग मेरी रहेगी, लेकिन इस बिल्डिंग से जो रेंट आएगा वो मैं मेरे पास नहीं रखूंगा, उसको मैं किसको दे दूंगा, चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दूंगा। किसको दे दूंगा, चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दूंगा। तो वही बात हो गई, मैंने इनकम ट्रांसफर करी, तो अगर खाली मैं इनकम ट्रांसफर करूंगा तो इनकम किसकी मानी जाएगी, मेरी ही मानी जाएगी। ठीक है जी। इफ एसएससी ट्रांसफर एनी इनकम ऑफ एनी एसेट विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट्स, देन ट्रांसफरी विल बी द लीगल ओनर ऑफ द इनकम, बट ही विल बी क्लब, इट विल बी क्लब एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ये ट्रांसफरर हैंड में क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। बात समझ में आई सर, एकदम समझ में आई। सेकंड है, अब गवर्नमेंट कोई नियम बनाती है, रूल बनाती है, तो लोग उसको तोड़ने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं। उन्होंने क्या बोला कि यार मेरा फ्रेंड है जो 3 साल तक वेला रहेगा, उसके बाद तो उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी या कुछ भी करेगा, तो उसने क्या बोला, भाई मैं तेरे को एक काम करता हूं, ये एसेट है ना, ये एसेट भी ट्रांसफर कर देता हूं, लेकिन परमानेंट ट्रांसफर नहीं करूंगा। कितने साल तक ट्रांसफर करूंगा, खाली 3 साल तक। तो एक प्रकार से मेरे दोस्त की वो असेट्स परमानेंट असेट्स नहीं हुई, वो एक प्रकार से उसके लिए एक क्या बोलते हैं, बेलमेंट हो गई कि उसने रख ली खाली अपने पास। तो यहां पर अगर आप उसको असेट ट्रांसफर कर रहे हो लेकिन वो परमानेंट नहीं कर रहे, परमानेंट नहीं कर रहे, रिवोकेबल कर रहे हो। रिवोकेबल मतलब कि कुछ टाइम बाद उसको वापस ले लोगे, तो उससे जो इनकम होगी वो भी मेरे हैंड में ट्रांसफर होगी, मेरे क्लब होगी, मेरे फ्रेंड के हैंड में क्लब नहीं होगी। मतलब एक तो होता ट्रांसफरर, एक ट्रांसफरी। ट्रांसफरर ट्रांसफर करने वाला, और ट्रांसफरी जिसको की जाती, तो ये किसके हैंड में क्लब होगी, ट्रांसफरर के हैंड में क्लब हो जाएगी। ठीक है जी, चलो। इन दिस केस इनकम फ्रॉम सच ट्रांसफर ड्यूरिंग रिवोकेबल पीरियड विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। ठीक है। अच्छा एक बात, मैं मेरे दोस्त को एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं मेरे दोस्त को एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, मैं मेरे दोस्त को एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं आराम से, ये बोलकर कि ला भाई 20 लाख रुपए दे दे या 10 लाख रुपए दे दे, मैं 3 साल तक एसेट तू रख। तो यहां तो एक प्रकार से रेंट हो गया भाई, मैंने उसको एसेट 3 साल के लिए रेंट पे दे दी ना, तो उस केस में मेरे हैंड में क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। If transfer is against adequate consideration, then provision of section 61 is not applicable. सर दूसरी बात, मैंने मेरे दोस्त को असेट परमानेंट ट्रांसफर कर दी। पहली बात तो ये कि जब मैं किसी मेरे दोस्त को परमानेंट असेट ट्रांसफर करता हूं, मैं अपने दोस्त को कैपिटल असेट परमानेंट ट्रांसफर करता हूं, तो पहली बात तो सर यहां पर एक प्रोविजन लग जाएगा, 56(2)(10) किस चीज का है, गिफ्ट का। कैसे 56(2)(10) गिफ्ट का कैसे है कि मैंने मेरे एसेट को बोला ये ले, मेरे दोस्त को बोला ये ले एसेट्स तू, अब 56, अगर उसको मैं 50,000 से ऊपर की गिफ्ट एसेट दूंगा तो मेरे दोस्त के हैंड में वो इनकम हो जाएगी भाई, जिसको गिफ्ट मिलेगा उसके लिए इनकम हो गई ना। तो फिर उस केस में फिर रिवोकेबल की टेंशन क्या है भाई, अगले सरकार को क्या चाहिए, टैक्स तो चाहिए। मैं आपको कोई भी एसेट देता हूं तो आप उसको 56(2)(10) में गिफ्ट मान के टैक्सेबल कर रहे हो, तो बात खत्म हो गई, तो बात खत्म हो गई। तो अगर आप उसको परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो, उस एसेट से आप वापस नहीं लोगे, तो उस केस में यहां पर क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। तो उस केस में पहली बात तो 56(2)(10) लग जाएगा, बात खत्म। If such a transfer is irrevocable, then provision of section 61 is not applicable. चलो जी बेटा, रिवोकेबल नहीं होनी चाहिए, रिवोकेबल होगा तो क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे, रिवोकेबल नहीं होना चाहिए, रिवोकेबल होगा तो क्लबिंग के प्रोविजन लगेंगे। मैंने मेरे दोस्त को बोला कि एसेट तू रख ले, लेकिन मैं वापस ले लूंगा। कब लूंगा, जब तू मर जाएगा, तेरी लाइफ के बाद ले लूंगा। अब बता यहां पर इसे रिवोकेबल मानेंगे, इरिवोकेबल मानेंगे? ये इरिवोकेबल हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि अगले की लाइफ से ही मतलब है मुझे, जब वो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद मैं लूंगा, तो उसे इरिवोकेबल ही बोला गया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है रेमुनरेशन ऑफ लाइफ स्पाउस। दो पढ़ लिए मैंने, पहला पढ़ लिया इनकम ट्रांसफर करी, दूसरे में रिवोकेबल एसेट ट्रांसफर करती। सेक्शन आपका हो गया सर, कौन कौन से दो सेक्शन हो गए देखो, एक तो 60 हो गया, एक 61 हो गया।
अब हम चल रहे हैं अगले में 64 में सीधा ही रेमुनरेशन ऑफ लाइव स्पाउस अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज सेकंड। बहुत ही शानदार सेक्शन है, सुनो। ये कंपनी है, इस कंपनी में मैंने 20% होल्डिंग ले रखी है, ठीक है। मेरी वाइफ है जिसको कुछ नहीं आता, वो क्या है, 12th फेल। ये मनोज कुमार वाली 12th फेल नहीं है जो आईएएस बन जाएगी, ठीक है, ये 12th फेल है। इसको कोई नौकरी नहीं रखेगा ऑब्वियसली, लेकिन इस कंपनी में इसको एचआर हेड बना दिया। क्या बना दिया, एचआर हेड बना दिया, और सैलरी रख दी 1 लाख रुपए पर मंथ। अब ये बताओ, मेरी वाइफ को जो 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है वो उसकी क्वालिफिकेशन की वजह से मिल रही है, मेरी वजह से मिल रही है, मेरी वजह से मिल रही है ना। तो यहां पर मेरी वाइफ को जो भी सैलरी मिलेगी वो मेरे वाइफ के हैंड में टैक्सेबल ना होकर किसके हैंड में क्लब हो जाएगी, मेरे हैंड में क्लब हो जाएगी। बात समझ में आनी चाहिए। क्या बोल दिया, मेरी वाइफ विदाउट क्वालिफिकेशन उस कंपनी में एचआर हेड है, क्योंकि मैंने कितनी होल्डिंग ले रखी है, 20% होल्डिंग ले रखी है। अब यहां मैंने नहीं बोला हुआ, यहां बोला हुआ है असेसी प्लस रिलेटिव, ठीक है। अब रिलेटिव में कौन आएगा वो हम डिस्कस बाद में करेंगे आपसे, ठीक है। अब सुनो कहानी आगे की। असेसी प्लस रिलेटिव ने मिलकर कितनी होल्डिंग ले रखी है, 20% या इससे ज्यादा होल्डिंग ले रखी है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर मेरी वाइफ को जो भी सैलरी मिलेगी वो मेरे हैंड में क्लब होगी, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा कितनी होल्डिंग होनी चाहिए, कम से कम 20%। अगर यहीं कितनी होल्डिंग होती, मात्र 18%, तो फिर क्लबिंग नॉट एप्लीकेबल, क्लबिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात, मैंने 20% और उससे ऊपर शेयर ले रखे हैं, लेकिन मेरी वाइफ जॉब करती है ड्यू टू क्वालिफिकेशन। बताओ क्लबिंग लगेगी क्या, क्लबिंग नॉट एप्लीकेबल। क्यों भाई, क्योंकि वहां पर मेरी वाइफ को जॉब मिली है, क्यों मिली है, अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से। यहां तक समझ में आ गई। सर अगली कहानी सुनो, सबसे खतरनाक कहानी। कंपनी में मैं भी जॉब करता हूं, मेरी सैलरी है 50,000 पर मंथ, और मेरी वाइफ भी जॉब करती है, मेरी वाइफ भी जॉब करती है, ठीक है। मेरी वाइफ भी जॉब करती है जिसकी सैलरी कितनी है, 70,000 पर मंथ, ठीक है। मैंने होल्डिंग ले रखी है कितनी, 12%, और मेरी वाइफ ने होल्डिंग ले रखी है कितनी, 13%। पहली बात तो ये कि यहां पर एसएससी के पास 20% होल्डिंग है क्या, हाँ है, क्योंकि एसएससी प्लस रिलेटिव है। क्या वाइफ के पास भी 20% होल्डिंग है क्या, है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसका रिलेटिव हो गया। अब इस कंपनी में दोनों जॉब करते हैं और दोनों ही पता है क्या है, गंवार है। गंवार समझते हो ना, अनक्वालिफाइड है, नालायक, अंगूठा छाप है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनको नौकरी मिली है क्योंकि इन्होंने कितनी होल्डिंग ले रखी, 20% से होल्डिंग ले रखी है ऊपर। अब जब एसएससी इसमें जॉब नहीं कर रहा था, खाली उसकी वाइफ जॉब कर रही थी, और उस वक्त एसएससी के पास शेयर्स थे तो उसके हैंड में क्लब हो रही थी। लेकिन यहां तो दोनों के पास 20% से ऊपर होल्डिंग है, दोनों के पास 20% होल्डिंग है, तो अब और दोनों के पास ही क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अब किसके हैंड में क्लब होएगी,
जिसकी इनकम ज्यादा, अदर देन सैलरी। इस इनकम को छोड़कर जिसकी इनकम ज्यादा है उसके एंड में वो क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। उसके एंड में क्या हो जाएगी, वो क्लब हो जाएगी। ये आपको समझ में आना चाहिए। वापस सुनो मैंने क्या बोला, इनकम ज्यादा होगी उसके एंड में क्या होएगा, वो क्लब होएगा। वो इनकम ज्यादा किसकी होगी वो आपको डिस्कस करना है। इस सैलरी को छोड़कर जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके एंड में क्लब होगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आई बात। चलो, ये प्रोविजन केवल हस्बैंड वाइफ पर लगेगा, ये प्रोविजन अदर रिलेटिव पे नहीं लगेगा। मतलब अगर मेरा भाई, अगर मैं पहला एग्जांपल की बात करूं कि मेरी वाइफ 12th फेल नहीं है, मेरा 12th फेल है और वो जॉब करता है, तो यहां पर क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगेंगे। क्लबिंग के प्रोविजन सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज सेकंड में तभी लगेंगे जब वो क्या हो, वाइफ हो, लाइफ स्पाउस हो, लाइफ स्पाउस हो। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। आओ जी स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रहेगा शांति से। This section is applicable only on salary, income, कमीशन और एनी अदर सिमिलर रेमुनरेशन। सैलरी या कमीशन जो उस कंपनी से मिल रहा है उस पर लागू है। इफ एसएससी लीव, इफ एसएससी लाइफ स्पाउस is engaged in any business as a salaried employee and SSC has substantial interest कितना होगा 20% in the business, then remuneration allowed to life spouse will club and taxable in the hands of SSC। अगर SSC के पास SSC लाइफ स्पाउस, SSC की लाइफ स्पाउस उसमें एंगेज्ड है बिजनेस के अंदर एज ए सैलरीड एम्प्लॉई एंड SSC हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, देन रेमुनरेशन अलाउड टू लाइफ स्पाउस will be club in the hands of SSC। ठीक है, if both life if both spouse has not any professional or technical qualification but both have substantial interest, मतलब हस्बैंड और वाइफ के पास दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% ज्यादा है in the business, then income will be club and taxable in the hands of SSC which has excess income, excess total income, अंडरलाइन करो, अदर देन नॉर्मल इनकम स्पेसिफाई इन पॉइंट नंबर 1। मतलब सैलरी और कमीशन को छोड़कर जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके एंड में क्लब हो जाएगा। पहली बात तो उसके एंड में क्लब होगा जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, लेकिन दोनों के पास ही क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो फिर किसके एंड में क्लब होएगा, किसके एंड में क्लब होएगा, जिसके पास क्या है, जिसकी इनकम ज्यादा है उसके एंड में क्लब हो जाएगा। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। आगे क्या लिखा हुआ देखो, इफ एसएससी हैज नो अदर इनकम देन, मान लो दोनों के पास खाली सैलरी की इनकम ही है और कोई इनकम ही नहीं है, तो उस केस में क्लबिंग का प्रोविजन लागू नहीं हो सकता। ये लाइन हमने सोच के बताई है सर, क्यों? कि वो लिखा हुआ अदर इनकम ज्यादा होगी, तो अदर इनकम दोनों की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब इन केस ऑफ कंपनी 20% शेयर होल्ड बाय एसएससी प्लस रिलेटिव इन एनी अदर कंसर्न 20% और मोर प्रॉफिट होल्ड बाय एसएससी प्लस रिलेटिव। चलो जी, अब रिलेटिव में कौन कौन आता है सर? स्पाउस तो फिक्स है, ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स और बच्चे, यहाँ मतलब भाई बहन आ गए साथ में, और पेरेंट्स और बच्चे तो आने ही थे, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इफ एसएससी इज एंगेज्ड ड्यू टू प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन देन प्रोविजन ऑफ क्लबिंग इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब अगर मान लो अगले के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है इसलिए वो वहां जॉब कर रहा है, तो ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है देखो, पढ़ो से एग्जाम्पल एक करके फटाफट से। देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स होल्ड 20% शेयर इन एक्स लिमिटेड, मिसेज एक्स इज एन एम्प्लॉय एट 40,000 पर मंथ विदाउट क्वालिफिकेशन,
सैलरी ऑफ 4,80,000, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। सैलरी ऑफ 4,80,000 विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए बिकॉज मिस्टर एक्स बिकॉज मिसेज एक्स हैज नो क्वालिफिकेशन। अगला एग्जांपल देखो क्या लिख रखा है, मिस्टर शिव होल्ड 5% शेयर, ठीक है, इन आईटीसी लिमिटेड एंड हिज ब्रदर होल्ड 18% शेयर। तो क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया शिव का? हो गया, ठीक है। मिसेस शिव वर्क एज एम्प्लॉय इन आईटीसी लिमिटेड विदाउट क्वालिफिकेशन। आंसर क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन ऑफ क्लबिंग इज एप्लीकेबल बिकॉज शिव एंड हिज रिलेटिव होल्ड मोर देन 20% शेयर। 20% और मोर शेयर, 20% में भी क्या माना गया है, 20% में भी क्या माना गया है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना गया है, ठीक है। अगला क्या बोला है, मिस्टर शिव होल्ड 20% शेयर इन एक्स लिमिटेड, शिव ब्रदर ऑल्सो होल्ड 2% शेयर इन एक्स लिमिटेड। हो गया, ठीक है। शिव ब्रदर वर्किंग इन एक्स लिमिटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। बोलो प्रोविजन ऑफ क्लबिंग लागू होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे विदाउट क्वालिफिकेशन उसका भाई है, और क्लबिंग के प्रोविजन खाली लोग लुगाई मतलब हस्बैंड वाइफ पे लागू होते हैं, उसके लिए किसी पे लागू नहीं होते, ठीक है जी। चलो, तो यहां पे क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। अगला क्या बोल रखा है, मिस्टर शिव ब्रदर होल्ड 25% शेयर इन एक्स लिमिटेड। शिव ब्रदर ने कितने परसेंट होल्ड किए, 25% शेयर होल्ड किए एक्स लिमिटेड में, ठीक है। शिव वाइफ वर्किंग इन एक्स लिमिटेड विदाउट क्वालिफिकेशन, शिव की वाइफ वहां वर्क करती है एक्स लिमिटेड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब यहां देखो शिव ने कितना होल्ड कर रखा है ये बताओ। तो यहां पर इसको क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं माना गया है भाई, क्योंकि सब क्या बोल रखा है, देखो मैंने इसलिए लिखा एसएससी प्लस रिलेटिव, तो एसएससी के पास कुछ शेयर तो होने ही चाहिए, यहां एसएससी के पास एक भी शेयर नहीं है। प्रोविजन ऑफ क्लबिंग इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एसएससी नॉट होल्ड एनी सिंगल शेयर, उसने कोई भी शेयर होल्ड नहीं कर रखा। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। आओ जी आगे चलते हैं, क्या लिख रखा है देखो, इनकम ऑफ जालान एंड मिसेज जालान इज एजेंटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सैलरी इन एक्स लिमिटेड विदाउट क्वालिफिकेशन, कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड का मतलब होता है इसमें से वो 50,000 16 ये वाली माइनस नहीं करनी। अगर क्वेश्चन में आता है इनकम फ्रॉम सैलरी तो वो कैलकुलेटेड है, और सैलरी रिसीव्ड आता है तो उसमें से 50,000 माइनस करने पड़ेंगे, 1,20,000 एंड 2 लाख, ठीक है। बिजनेस इनकम कितनी है मेरी, एक 16 और एक 60, ओके। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी है, 37,000 एंड 20,000, ठीक है। अब ये आगे क्या बोल रहा है, मिस्टर जालान होल्ड 18% शेयर एंड मिसेस जालान होल्ड 5% शेयर। तो मिस्टर जालान के पास भी 20% हो गया और मिसेस जालान के पास भी 20% हो गया, तो दोनों रिलेटिव हो गए, दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, बट दे हैव नॉट क्वालिफिकेशन। कंप्यूट टोटल इनकम किसके हैंड में क्लब होएगी, तो बेटा इसकी इनकम जोड़ लेंगे ये कितनी है और जोड़ लेंगे ये कितनी है, जिसकी इनकम ज्यादा होगी इसके हैंड में क्लब हो जाएगा। इसकी इनकम होएगी 1 लाख, कितना होएगी ना, 273 में, ये भी तो ये वाली कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। कितनी हुई, इसकी हुई 153 और इसकी कितनी हो गई 180। किसकी इनकम ज्यादा हुई, मिसेस जालान की। तो मिसेस जालान की इनकम ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, ये जो इनकम है ये किसके हैंड में क्लब हो जाएगी, मिसेस जालान के हैंड में क्लब हो जाएगी, ठीक है। बोथ है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एक्स लिमिटेड बिकॉज बोथ प्लस रिलेटिव होल ये वो सेम का सेम लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, मिस्टर पंसारी होल्ड 22% शेयर, इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस पंसारी। यहां पर ये बताओ मिस्टर पंसारी क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड है क्या, है, ठीक है। मिसेस पंसारी के लिए कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिसेस पंसारी की सारी इनकम किसके हैंड में क्लब होएगी, मिस्टर पंसारी के हैंड में क्लब हो जाएगी। एग्जांपल कर लो, इसमें क्या बोल रखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस इनकम, अदर सोर्स इनकम, ठीक है। तो एक तो इसका जोड़ लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है, ये 3 लाख रुपए किसके हैंड में क्लब हो जाएंगे, मिस्टर पंसारी के हैंड में क्लब हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो आगे क्या लिखा हुआ, इनकम फ्रॉम सैलरी इज ओनली क्लब, ये आंसर लिखा हुआ इसके अंदर सेम का सेम। अगला एग्जांपल देखो, मिस्टर अथर्व होल्ड 20% शेयर एंड मिसेस अथर्व होल्ड 70% शेयर।
ठीक है, अच्छी बात है, 90% शेयर हो गया, दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गए। बोथ एम्प्लॉयड विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, बोथ हैव नो एनी अदर इनकम, तो सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज सेकंड लागू नहीं होगा। लो जी सर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनो आगे की कहानी, यहां तक समझ में आ गई बात? हो गई सर। हमने हाउस प्रॉपर्टी में एक सेक्शन पढ़ा था, नाम था सेक्शन 27। किस चीज का था? डीम्ड ओनर का। उसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करता था, वाइफ उस हाउस, अच्छा, हस्बैंड अपनी वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करता था या ट्रांसफर करता था विदाउट कंसिडरेशन। पहली बात तो ये, यहां पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज 10 में गिफ्ट का प्रोविजन लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिलेटिव है, रिलेटिव को गिफ्ट देंगे तो गिफ्ट के प्रोविजन लागू नहीं होते, एग्जम्प्ट हो जाता है। ठीक है, फिर मेरी वाइफ ने मैंने मेरी वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, मेरी वाइफ ने वो हाउस प्रॉपर्टी किसी और को रेंट पे दे दी, तो उससे जो रेंट आएगा वो रेंट मेरे हैंड में क्लब होएगा, क्योंकि मैं उसका डीम्ड ओनर माना जाऊंगा, ये मुझे पता है। सर सेम कहानी लिखी हुई है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 4 में, बस इतना सा है कि ये प्रोविजन सभी पे लागू होता है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी पे क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग से सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 27। ओके, ठीक है सर। अब क्या बोलता है वो भी बात कर लें। तो सर ये सेक्शन ये बोलता है, ये सेक्शन ये बोलता है कि आप अगर कोई भी एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को ट्रांसफर करते हो विदाउट कंसिडरेशन और विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो आपकी वाइफ उससे जो भी कमाएगी वो आपके हैंड में क्लब हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही होगा। अब इसमें कुछ बातें और है सर, क्या है कि एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सर, ऐसे क्या मजा आएगा। एग्जाम्पल ले लें सर, ऐसे क्या मजा आएगा, सुनो। शांति से सुनने की कोशिश करना। मैंने एक एसेट थी जिसकी वैल्यू थी 50 लाख, मैंने वाइफ को क्या कर दी? गिफ्ट कर दी सर। अब गिफ्ट कर दी तो मेरी वाइफ ने उसको क्या दे दिया? किसी को रेंट पे दे दिया। उससे रेंट आया मेरी वाइफ को कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का। वो 3 लाख रुपए का रेंट किसके हैंड में क्लब हो जाएगा? असेसी के हैंड में क्लब हो जाएगा, ऐसा ही होएगा। ठीक है, अब 50 लाख के एसेट के बदले में मेरी वाइफ ने मुझे 25 लाख दे दिए इन एडुकेट कंसिडरेशन, तो क्या पूरा 3 लाख क्लब होएगा या फिर इसको भी हम 2 भाग में बांटेंगे? बोलो। आधा आधा बांटेंगे। क्यों? क्योंकि सर जितना उसने कंसिडरेशन दे दिया वो अभी अगली मुझे पैसा दे देगी तो क्लबिंग लगेगी नहीं ना भाई, वो गिफ्ट फ्री में हो रहा था इसीलिए तो है। तो अगर मेरी वाइफ मुझे पार्टली कंसिडरेशन दे देती है तो वो जो भी इनकम होगी उसको भी हम प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। बात समझ में आई सर? आई। अभी तो बात कर लेते हैं, मेरी वाइफ ने मुझे कुछ नहीं दिया, ठेंगा दिया। ठीक है, अब सुनो कहानी आगे की। मेरी वाइफ को मिला रेंट कितने रुपए का? 3 लाख का। इस 3 लाख पे किसके प्रोविजन लग जाएंगे? क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। मेरी वाइफ ने 3 लाख की पता क्या करा दी? एफडी। भाई मेरी वाइफ ने उससे कमाया, उसने 3 लाख की क्या करा दी? एफडी। और एफडी से उसको मिला क्या? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिला पता है आपको? 30,000। मेरा कहने का मोटिव यह है कि 3 लाख पे क्लबिंग लग गई, क्या 30,000 पे भी क्लबिंग लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं बेटा, यहां क्लबिंग नहीं लगेगी, यहां क्लबिंग नहीं लगेगी। सर क्यों नहीं लगेगी? लिखा हुआ क्या है एक्ट के अंदर? एक्ट में लिखा हुआ है
कि इनकम से जो इनकम कमाओगे, भाई ये इनकम उसने उस पैसे से कमाई जो उसका खुद का था, ठीक है। तो इनकम से जो इनकम कमाते हैं, जो इनकम से इनकम कमाते हैं, उस पर क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होते। जो हम इनकम से इनकम कमाते हैं उस पर क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होते। बात समझ में? मैंने क्या बोला सर, क्या बोला वापस समझाओ। अरे मैंने बोला इनकम से इनकम कमा रहे हो ना भाई, ये 3 लाख तो उस पैसे से कमाया जो मेरे को एसएससी नहीं दिया, तो इस पर क्लबिंग लग गई। लेकिन इस 3 लाख से जो भी हम कमाएंगे उस पर क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आनी चाहिए। सर वापस बोलो क्या बोला। अरे यार इनकम से जो इनकम कमाएंगे ना उस पर क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। सिंपल सी बात है सर। क्यों लागू नहीं होंगे? क्योंकि वो पैसा मुझे एसएससी ने थोड़ी दिया, वो तो मेरा खुद का पैसा था। भाई ये 3 लाख रुपए जो मेरी वाइफ कमा रही है वो मुझे दे थोड़ी रही है, वो तो जबरदस्ती मेरे हैंड में क्लब हो रहा है खाली। इनकम तो मेरी वाइफ की है वो, तो उससे जो पैसा कमाएंगे उस पर क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो कल 3 लाख में क्लबिंग के प्रोविजन लागू होंगे, 30,000 पे क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। चलो जी सर, यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं सर थोड़ा सा और आगे। एक बार पढ़ ले सर इसको। इफ एनी एसेट इज ट्रांसफर अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 27 लगता है, टू स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन, देन इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ एसएससी। एसएससी मतलब ट्रांसफरर। अबो प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन एसेट इज ट्रांसफर विद एडुकेट कंसिडरेशन। ठीक है, पैसे दे दिए। अबो प्रोविजन इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल व्हेन एसेट इज ट्रांसफर बिफोर मैरिज। हाँ, जब आपने एसेट ट्रांसफर करी है, वो वहां भी बताया हुआ है, वो उस वक्त वो वाइफ नहीं थी, तो उस पर क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे, क्योंकि जिस वक्त एसेट ट्रांसफर करो उस वक्त वो वाइफ होनी चाहिए। साथ में जो आप हर साल इनकम हो मेरी वाइफ को, उस वक्त भी वो मेरी वाइफ होनी चाहिए। मतलब आपने एसेट ट्रांसफर कर दी, उसका तो हो गया डिवोर्स, तो उस केस में ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। चलो ठीक है जी सर, एकदम समझ में आया। आगे क्या बोल रखे हैं? इफ एन हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू लाइफ स्पाउस without consideration, then assessee will be deemed owner of and provision of section 27 is applicable. हाउस प्रॉपर्टी 27 के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। if any income arise from transfer asset, then income will be club in the hands of transferer. इनकम अराइज होगी उस एसेट से, तो क्लबिंग के प्रोविजन लागू होंगे। बट इनकम फ्रॉम सच इनकम देन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लाइफ स्पाउस, तो वहां क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, शांति से। मेरी वाइफ ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। मेरी वाइफ ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छी बात है। वो बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस के अंदर कितने रुपए की रिक्वायरमेंट थी? 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी। मेरी वाइफ के पास कितने रुपए थे? 15 लाख रुपए थे। तो 5 लाख रुपए मैंने इसको क्या कर दिए, गिफ्ट कर दिए। ठीक है, अब मेरी वाइफ के पास कितने रुपए हो गए? 20 लाख हो गए। ठीक है, मेरी वाइफ ने वो 20 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, उससे मेरी वाइफ ने कमाया प्रॉफिट। पता है कितना प्रॉफिट कमाया? उन्होंने प्रॉफिट कमाया 4 लाख। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या आता है कि सर ये 4 लाख रुपए में से कुछ हिस्सा क्लब होगा कि नहीं होगा?
आराम से। मेरी वाइफ ने 20 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट के लिए 5 लाख रुपए मैंने उसको गिफ्ट कर दिए विदाउट कंसिडरेशन ऑब्वियसली, ठीक है। उससे मेरी वाइफ ने कमाए 4 लाख रुपए, तो क्या मेरे हैंड में कुछ क्लब होगा कि नहीं होगा? होगा सर। कैसे क्लब, कितना क्लब होगा? तो सुनो कहानी। 4 लाख रुपए कमाए, कितने रुपए पे कमाए? 20 लाख पे। तो मैंने कितना दिया था? 5 लाख। कितना आएगा बताओ? समझ में आया? लेकिन अच्छा, फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट बाय ट्रांसफरर, ट्रांसफरर। ठीक है, ये बात समझ में आई? आई सर। अब मेन चीज पता है क्या है? काश इतना ही लिखा हुआ होता। ये समझ में आ गया? तो ये सही है। इन्होंने क्या लिखा? टोटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बाय ट्रांसफर ऑन अब सर इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? बहुत फर्क पड़ेगा, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। सर क्या फर्क पड़ेगा जरा समझाओ। सुनो, बात है प्रीवियस ईयर 23-24 की, ठीक है। मैंने मेरी वाइफ को गिफ्ट किया 5/4/23 को। अब मेरी हैंड में कितना क्लब होएगा? तो यहां पर देखो कितना कमाया, 4 लाख रुपए कमाया। 4 लाख रुपए अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर कितना हुआ? कितना हुआ? हुआ ही नहीं, 15 लाख ही रहेगा। और मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया फर्स्ट डे को? 0। तो यहां क्लबिंग कितनी होगी? 0 की होगी। ये आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आया तो बोलो भी। करते ही हैं, करते ही हैं। लेकिन ये झोल खाली पहले साल ही होएगा, अगले साल से थोड़ी झोल होएगा, ठीक है। चलो जी, यहां तक बात समझ में आई? आई सर, क्लियर है? अब इस चीज को मैं थोड़ा और समझाऊंगा। ये फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर थोड़ा भयानक वर्ड हो गया, ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें भी एक ट्विस्ट और है। सर अब कहाँ का ट्विस्ट आ गया? सुनो आराम से कहानी, मेरी जुबानी। यहां तक समझ में आ गई बात? सर एकदम समझ में आ गई। अब सर नई बात क्या आई? नई बात ये आई शांति से कि अब एक बार मैं क्वेश्चन को सिंपल करता हूं, एकदम सिंपल करता हूं। 4 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 5 लाख जो हमने निकाला था, तो 1 लाख क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। ये कब हो जाएगा? प्रीवियस ईयर 23-24 में। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर 24-25 की। 24-25 में क्या हुआ? क्या हुआ 24-25 में? ध्यान से देखिए, आइए। 24-25 में कितना कमाया? 24-25 में हमने कमाए मान लो 7 लाख रुपए अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 20 लाख? नहीं, अब इन्वेस्टमेंट हो गया 24 लाख। प्रॉफिट भी ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा, 4 या 5? अभी मतलब मल्टीप्लाई करके इंटू 5 आएगा, इंटू 6 आएगा? इंटू आएगा 5। ये हमेशा फिक्स रहेगा क्योंकि इनकम से जो इनकम कमाएंगे उसमें तो क्लबिंग होगी नहीं, तो यहां पर हमेशा मल्टीप्लाई बाय 5 ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। यहां 24 हो गए, तो यहां पता क्या हुआ? 15 लाख रुपए उसके थे, 4 लाख भी उसी ने कमाए, और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख, और इंटू 5 लाख। मतलब यहां पर ये जो प्रॉफिट कमाया ना 1 लाख रुपए, ये कंसिडरेबल नहीं होगा। बात समझ में आई? सर एकदम समझ में आई। आओ जी स्टार्ट करते हैं शांति से। क्या लिखा हुआ है?
such investment has been computed after taking in the value of investment as on first day of the previous year to the total investment in the business of transferee on the first day of previous year, on the first day of previous year. Club amount is calculated as under, क्या फॉर्मूला बन गया, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ट्रांसफरर ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर. सर समझें इसको, आओ जी. ऑन 1/4/20 मिस्टर एक्स स्टार्ट ए बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 10 लाख विथ हिज वाइफ गिफ्ट 5 लाख ऑन 10/4/20. तो 21-22 में क्लबिंग के प्रोविजन लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी वाइफ ने गिफ्ट 1 अप्रैल के बाद किया है. ऑन द सेम डे मिस्टर एक्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस प्रॉफिट ऑफ 20-21. पहले 20-21 की बात करें, क्या लिखा हुआ है 20-21 में फॉर्मूला क्या बना, पहले तो फॉर्मूला बन जाएगा 20-21 में कितना क्लब होएगा 0. क्यों, उस साल स्टार्टिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, बीच में किया. अब 20-21 में मैं कमाए कितने 2 लाख रुपए, तो 21-22 में देख 3 लाख रुपए कमाए, लेकिन अपोन में 10 लाख प्लस 2 लाख, और ये 2 लाख रुपए किसके माने जाएंगे, वाइफ के माने जाएंगे, मतलब हस्बैंड के माने जाएंगे, वाइफ के नहीं माने जाएंगे. तो 12 लाख रुपए प्लस 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो गया. इस साल तो हो ही गया ना कि फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर को इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका था, इनटू 5 लाख, तो 82,235 हो गया. अब ईयर 22-23 में हम गलती करेंगे. 22-23 में कितना आंसर आएगा, सुनो, 12 लाख रुपए तो पहले हो गए, 3 लाख रुपए और कमा लिए, तो ये हो गया प्लस 5 लाख और इनटू में 5 लाख ही होगा, ये नहीं आएगा. ठीक है जी, चलो यहां तक बात समझ में आनी चाहिए. चलो जी आगे चलते हैं. अगला क्या है, ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस. ट्रांसफर ऑफ एसेट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस. स्पाउस के बेनिफिट के लिए हमने क्या किया, एसेट ट्रांसफर करी है. तो अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 7 में ये प्रोविजन लागू हो जाएगा. मतलब मैंने मेरी वाइफ को एसेट ट्रांसफर नहीं करी, मैंने फला को एसेट ट्रांसफर कर दी और बोला कि भाई इससे ना जो भी कमाई वो मेरी वाइफ को दे देना, तो ऑब्वियसली वो मेरी इनकम ही मानी जाएगी सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लोज 7 के तहत. अगला क्या है, सर मैं अपनी वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ विदाउट कंसिडरेशन, तो क्लबिंग लगेगा. मैं अपनी बहू सन्स वाइफ को ट्रांसफर करूँ, मतलब ससुर अपनी डॉटर इन लॉ को, सन इन लॉ को ट्रांसफर करें, तो भी ये क्लबिंग के प्रोविजन लागू हो जाएंगे. मतलब फादर इन लॉ ट्रांसफर करे या मदर इन लॉ ट्रांसफर करे, तो भी क्लबिंग के प्रोविजन लागू हो जाएंगे. किसको ट्रांसफर करे, अपनी सन्स वाइफ को, बहू को. ठीक है, चलो बाकी सबको सेम का सेम रहेगा. माइनर चाइल्ड को करेंगे तो भी सेम प्रोविजन लागू होगा. लो जी सर, लास्ट है कौन सा सर, क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम. क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम थोड़ा सा मजा आएगा शानदार तरीके से, सुनो. सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, एनी इनकम ऑफ माइनर विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स हुज इन. अच्छा मैं मतलब समझाता हूँ बेटा, मैंने ये केवल माइनर इनकम के लिए, मेरे बेटे के पास मैंने 10 लाख रुपए दिए, ठीक है, मेरे बेटे ने उससे एफडी करा ली. अब मेरे बेटे को एफडी से क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ, वो इंटरेस्ट किसके हैंड में क्लब होएगा. तो सर यहाँ पर माइनर में एक्सेप्शन है, माइनर में क्या बोला गया है, वो उसके पापा के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा, जिसकी इनकम पेरेंट्स में ज्यादा होगी उसके हैंड में क्लब होएगा. क्योंकि सरकार को तो मैक्सिमम टैक्स चाहिए, सरकार टैक्स कम क्यों लेगी भाई, सरकार तो टैक्स ज्यादा लेगी ना, कम क्यों लेगी. तो अगर क्या बोला गया है, अगर क्या बोला गया है कि अगर माइनर के पास कोई भी इनकम जनरेट होती है तो वो उसके फादर या मदर, जिस भी पेरेंट्स की इनकम ज्यादा होगी उसके हैंड में क्लब होगा. लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसके हैंड में एक बार क्लब होने लग जाएगी ताउम्र, जब ताउम्र मतलब 18 साल तक उसी के हैंड में क्लब होती रहेगी. बोलो समझ में आया, आया सर. सर ये प्रोविजन तभी लागू होगा जब माइनर जो भी इनकम अर्न कर रहा है वो विदाउट टेक्निकल क्वालिफिकेशन अर्न कर रहा है. अगर माइनर ने इनकम अर्न करी विथ क्वालिफिकेशन, विथ क्वालिफिकेशन अपनी औकात से अर्न करी, विथ क्वालिफिकेशन अर्न करी, तो फिर प्रोविजन लागू
नहीं होगा। मतलब उस केस में माइनर के हैंड में ही वो कैलकुलेशन हो जाएगी, मतलब माइनर खुद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा। सर जैसे कि माइनर ने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, 18 साल से छोटे आजकल खूब उग्रवादी हो गए, बैठे बैठे शार्क टैंक देखा करो तुम। 18 साल से छोटे बच्चे ने क्या बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, उस सॉफ्टवेयर को उसने बेचा, उस सॉफ्टवेयर से उसको कमाई हुई। तो ये तो उसकी क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन की वजह से उसको कमाई हुई, तो वो इनकम पेरेंट्स के हैंड में क्लब नहीं होगी। ठीक है। अब मेरे बेटे ने सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है साहब, सॉफ्टवेयर से मेरे बेटे को इनकम हुई 20 लाख रुपए की, तो यहां पर क्लबिंग नहीं होगी। मेरे बेटे को पैसे की क्या जरूरत, मैं काम चला रहा हूं ना उसका, रोटी में खिला रहा हूं ना उसको फिलहाल, तो मैंने मेरे बेटे को बोला बेटा तू पैसा पैसा तेरा खराब मत कर, तू इसकी करा दे एफडी। और मेरे बेटे ने करा दी एफडी, और एफडी से अगले साल मिला इंटरेस्ट, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का। क्वेश्चन क्या है मेरा, ये इनकम पर क्लबिंग के प्रोविजन लागू होंगे कि नहीं होंगे? 20 लाख पे तो क्लबिंग नहीं हुई, इस 2 लाख पर क्लबिंग होगी कि नहीं होगी? ये 2 लाख रुपए जो हैं वो उसने क्वालिफिकेशन से नहीं कमाए, तो यहां पर क्लबिंग के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। सेम वही कहानी जो वहां पे पड़ी थी कि साहब इस पर क्लबिंग के प्रोविजन, भाई ये इनकम उसकी क्वालिफिकेशन की वजह से थोड़ी है, ये तो उसने एफडी से कमाई है, तो इस पर क्लबिंग के प्रोविजन लागू हो जाएंगे। क्लबिंग किसके हैंड में होगी, जिसकी इनकम ज्यादा होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अगर पेरेंट्स के हैंड में क्लब होती है इनकम, तो उसको मिलती है एग्जम्पशन, एग्जम्पशन मिलती है। सर एग्जम्पशन पता है कहां मिलती है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 में, सेक्शन 32 है शायद, सेक्शन 32 में मिलती है। कितनी मिलती है पता आपको? 1500 रुपए पर चाइल्ड, और वो भी वो पर चाइल्ड जिसकी इनकम मैं क्लब करूंगा, उसके इनकम में 1500 रुपए छूट मिल जाएगी। ठीक है जी। एनी इनकम ऑफ माइनर विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स विच इनकम इज मोर, हाउएवर माइनर earn income from manual work, involvement of technical skill, specialized knowledge, experience, then such income will not be clubbed. ठीक है, it will be taxable in the hands of minor child. Once income is clubbed in the hands of parents, then it will be continue to be clubbed in the hands of same parents in the subsequent year. However, income tax officer change द क्लबिंग पर्सन, एक बार जिसके हैंड में क्लब होगी उसके हैंड में क्लब होती रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि चेंज करना चाहिए तो वो कर सकता है। इनकम फ्रॉम पर्सनल टैलेंट विल नॉट बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट, बट इनकम फ्रॉम पर्सनल टैलेंट, जो इनकम हुई है, इनकम विल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। जो इन पर्सनल टैलेंट की इनकम से जो इनकम हुई ना, उसके हम क्या करेंगे, क्लबिंग के प्रोविजन लागू हो जाएगी। इनकम शैल नॉट बी क्लब इफ माइनर इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एंड ही क्लेम बेनिफिट ऑफ 80U। बेटा 80U में तो वो रिटर्न भरता है जो खुद कमाता है, ठीक है, तो 80U में कोई बंदा खुद की रिटर्न भर रहा है तो वो खुद क्लेम कर सकते हैं। एग्जामिशन सेक्शन 1032 की एग्जामिशन मिलती है, कितनी मिलती है? 1500 रुपये पर चाइल्ड इज अवेलेबल। ठीक है, पर चाइल्ड, अब टू चाइल्ड नहीं है, 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चे की मिलेगी जिसकी इनकम क्लब होगी। ये लो सर मौज हो गई सर, 115 बीएससी में नहीं मिलता हमें सेक्शन 1032 का बेनिफिट। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, और ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सर इतना ही चैप्टर? हाँ सर इतना ही चैप्टर है, कंप्लीट हो गया। 1 मिनट के बाद हम क्या चालू करेंगे, सेट ऑफ स्टार्ट करेंगे। ले फटाफट से।
हाँ जी, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेक्शन 70, 71, 72 बस। अच्छा, इसके अलावा सर बीच में सेक्शंस जो बच गए वो हमारे कोर्स में नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो हम अपने काम की बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक्स। क्या बोल रखा है सुनो। इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ लॉस, सेट ऑफ कैरिड फॉरवर्ड, प्रोविजन ऑफ लॉसेस एंड ये फला ठिकाना। अपन करते हैं लॉस सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है। पहले बात करते हैं सेट ऑफ का मतलब क्या होता है। मेरे को क्या है, एक इनकम हो गई और एक लॉस हो गया। सर कैसे पॉसिबल है वो देखें पहले तो। मेरे दो बिजनेस है, बिजनेस वन, बिजनेस टू। बिजनेस वन से मैंने कमाए 3 लाख का, और बिजनेस टू से हो गया मेरे को लॉस। कितने का हो गया? 1,20,000 का। तो मेरा ये जो लॉस है ना, ये लॉस इस इनकम से कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेट ऑफ करना। अगर एक लॉस एक प्रॉफिट से कम हो जाए उसे बोलते हैं लॉस को सेट ऑफ करना, ठीक है। तो यहां मेरी इनकम कितनी बची? 1,80,000 बची। कितनी बची? 1,80,000 बची। बोलो समझ में आया मैंने क्या बोला? बिजनेस वन और बिजनेस टू। बिजनेस वन का मतलब होता है कि साहब प्रॉफिट हो गया, इससे लॉस हो गया, ये लॉस सेट ऑफ होएगा मेरी इनकम से, ठीक है। तो मेरी नेट इनकम कितनी बची? 1,80,000 बची। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। इससे बोलते हैं लॉस सेट ऑफ करना, ठीक है। अब दूसरी बात, मान लो मेरा लॉस था 4,20,000 का, तो मेरा लॉस कितना सेट ऑफ हो सकता है? मैक्सिमम 3 लाख सेट ऑफ हो सकता है, और इनकम कितनी बचेगी? डैश। लेकिन अब मेरा जो 1,20,000 का लॉस बच गया, ये लॉस क्या होएगा? अगले साल प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा। इसे बोलते हैं लॉस सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड। इसे क्या बोलते हैं? लॉस सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड। बात समझ में? मैंने क्या बोला? लॉस सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड। अगर वो लॉस इस साल इनकम से खत्म हो जाए तो उसे सेट ऑफ करना बोलते हैं, नहीं खत्म हो तो उसे हम अगले साल भेज देते हैं, उसे बोलते हैं कैरिड फॉरवर्ड करना, ठीक है। अब हम एक एक सेक्शन की बात करेंगे शांति से। इस चैप्टर को हम एक समराइज फॉर्म में करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलो जी सर, पहले बात करते हैं अंडर सेक्शन 15 की। मैं सेक्शंस की बात बाद में करूंगा, सेक्शन 70, 71, 72 की बात बाद में करूंगा। सर अंडर सेक्शन 15 किस चीज का? सैलरी का। तो सर सैलरी में लॉस का क्या होता है? पहली बात, लॉस ही नहीं होता, लॉस ही नहीं होता। अब सर मुझे लॉस हुआ अंडर सेक्शन 22। अंडर सेक्शन 22 किस चीज का है सर? हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी में हुआ मुझे लॉस। सर अच्छी बात है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, इसके साथ क्या हुआ सुनो। जो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है, वो पता है किससे सेट ऑफ हो सकता है? ये सेट ऑफ हो सकता है, मैं लिखूं सेट ऑफ, लिखूंगा सभी इनकम से। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट, इससे कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता कैजुअल इनकम से, बाकी सबसे सेट ऑफ हो जाएगा, सबसे सेटअप हो जाएगा। सैलरी वैलरी सबसे सेटअप हो जाएगा। होगा कैसे? अच्छा, इससे पहले हम कुछ बातें और करेंगे। देखो, एक तो होता है इंटर हेड और एक था इंटर सोर्स। बता क्या मतलब होता है इंटर हेड और इंटर सोर्स का? सुनो, जब हम सेम हेड में सेटअप करते हैं ना, उसे बोलते हैं इंटर सोर्स। एक मतलब हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से सेटअप हो जाए। सर हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी से सेटअप कैसे होगा?
एक हाउस में लॉस, एक हाउस में प्रॉफिट, ठीक है। तो एक हाउस दूसरे हाउस से सेटअप हो जाए उसे बोलते हैं इंटर सोर्स। और जब हम एक दूसरे हेड की इनकम से सेटअप करते हैं, दूसरे हेड की इनकम सेटअप करते हैं, उसे बोलते हैं इंटर हेड। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। अब सुनो आगे की कहानी। तो सर लॉस सेटअप कैसे होगा? सर पहले कोई भी लॉस होगा वो सेटअप होगा, हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो इंटर सोर्स से, ठीक है। अगर फिर भी बच गया तो किससे सेटअप होगा? इंटर हेड से। लेकिन इंटर हेड में एक रेस्ट्रिक्शन है बेटा, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस के लिए। क्या बोल रखा है? इसको हम खाली कितना सेटअप कर सकते हैं एक दूसरे हेड से? खाली 2 लाख रुपए तक सेटअप कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहा हूं? हाँ सर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अभी भी लॉस बच गया, मतलब दूसरे हेड से सेटअप हो गया फिर भी लॉस बच गया, क्योंकि दूसरे हेड में लिमिट कितनी है? 2 लाख। मान लो आपको लॉस हुआ 5 लाख रुपए का। सर 5 लाख का लॉस हाउस प्रॉपर्टी में हो सकता है क्या? अरे हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एलओपी का कितना भी हो सकता है ना, ठीक है ना। तो उसकी वजह से 5 लाख का लॉस हो गया और कोई इसकी इनकम थी नहीं, तो दूसरे हेड से 2 लाख सेटअप हुआ, 3 लाख बच गया। तो ये लॉस क्या होएगा? सीएफ, कैरिड फॉरवर्ड होएगा। कैरिड फॉरवर्ड कितने साल तक होएगा? नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर। और नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर किससे सेटअप होएगा? खाली इंटर सोर्स। किससे होगा? इंटर सोर्स से सेटअप होगा। ये आपका क्या हो गया? हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। इतना ही है? हाँ सर। अब चलते हैं सर, इसमें एक अपवाद है, आप बोलो तो अभी बता दूं? अभी बता दो सर, बता ही दो। 115 बीएसी। सर इसमें अमेंडमेंट है। क्या बात करो, अमेंडमेंट है? हाँ सर अमेंडमेंट है, मैंने अमेंडमेंट वीडियो में बताया था। पहली बात सर क्या? सर पहली बात तो ये कि याद करो जब हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उस वक्त भी बताया था एसओपी का लॉस हम कंसिडर नहीं कर सकते इन 115 बीएससी, वो तो था। अब क्या बोल रखा है कि 115 बीएससी में हम दूसरे हेड से जो सेटअप करते हैं वो भी नहीं कर सकते। अगर 115 बीएससी आप लोगे ना तो ये वाली लाइन आपकी गायब हो जाएगी। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी आपकी? गायब हो जाएगी। किस में गायब हो जाएगी सर? 115 बीएसी, मतलब आप दूसरे हेड से सेटअप कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई सर? एकदम समझ में आ गई। अब चलते हैं सर आगे। तीसरा सर कौन सा? सर ऐसे ही करा दोगे क्या? हाँ सर ऐसे ही हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर ही ऐसे ही हो जाएगा, पक्की बात। तीसरा चलते हैं पीजीबीपी में। सर पहली बात तो पीजीबीपी में हमारे यहां 2 तरह का लॉस होता है सर। एक तो होता है नॉर्मल, इवन 2 से भी ज्यादा होते हैं लेकिन हम 2 मेन होते हैं, नॉर्मल बिजनेस लॉस और दूसरा स्पेकुलेटिव लॉस। नॉर्मल बिजनेस लॉस के साथ क्या है और स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस के साथ क्या है, ठीक है। तो सर नॉर्मल बिजनेस लॉस, पहली बात तो ये कि नॉर्मल बिजनेस लॉस पहले इंटर सोर्स सेटअप होएगा, ठीक है। अगर बच गया तो दूसरे हेड से सेटअप होएगा। लेकिन बेटा 2 हेड की कभी नहीं बनती। जैसे हमारे इंडिया में 2 पार्टियों का कभी भी अमालगमेशन नहीं हो सकता, सबका हो सकता है। मतलब हर पार्टी से हम गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का और बीजेपी का कभी गठबंधन नहीं हो सकता, मान के चलो। और मैं मानता हूं कि अपनी बीजेपी होती है बिजनेसमैन वालों की और कांग्रेस है सैलरीड वालों की, ऐसा है नियम। सब सोचते हैं कि जो नौकरी कर रहा है वो सब सैलरी वाला है तो वो कांग्रेस ही है, और जो बिजनेसमैन है वो बीजेपी माइंड का है। तो सब अपना जो बीजेपी का लॉस है ना वो सभी हेड से सेटअप हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी। ये सैलरी को छोड़कर सबसे सेटअप हो सकता है। बात समझ में आई? पहले इंटर सोर्स हो जाएगा, इंटर हेड में सभी से हो जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट सैलरी। सर पहला नंबर इंटर सोर्स, दूसरा इंटर हेड एक्सेप्ट सैलरी, तीसरा नंबर सर फिर क्या होएगा? कैरिड फॉरवर्ड। और सर कैरिड फॉरवर्ड कितने साल तक होता है पता है? ये भी 8 असेसमेंट ईयर तक। लेकिन अगले 8 साल में किससे सेटअप होएगा?
इंटर सोर्स मतलब अगले 8 साल में वो नॉर्मल बिजनेस लॉस और स्पेकुलेटिव इनकम से सेटअप हो सकता है, दोनों से सेटअप हो सकता है। अब बात करते हैं स्पेकुलेटिव लॉस की। सर स्पेकुलेटिव लॉस की कोई कदर नहीं होती। जो जुआरी होता है, मैं देखो स्पेकुलेटिव जुआरी को बोलता हूँ, साफ बात है, जो जुआ वाला काम करता है, मतलब रिस्क वाला काम करता है, ठीक है। जो बंदा फ्यूचर में ट्रेडिंग करता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह खरीदता है, वो स्पेकुलेटिव में आता है। ये लॉस बेटा इंटर सोर्स में भी किससे सेटअप होता है? केवल स्पेकुलेटिव इनकम से सेटअप होएगा। किससे सेटअप होएगा? खाली स्पेकुलेटिव इनकम से सेटअप होगा, ये बाकी से इनकम से सेटअप नहीं हो सकता है। क्या आप बात कर रहे हो सर? हाँ सर, ये लॉस केवल स्पेकुलेटिव इनकम से सेटअप होगा, उसके अलावा किसी से सेटअप नहीं होगा। बात क्लियर हो गई सर? मतलब ये नॉर्मल बिजनेस इनकम से सेटअप नहीं हो सकता। दूसरी बात सर, ये जब इंटर सोर्स ही पूरा नहीं हो रहा तो इंटर हेड तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सर ये किसका क्या होएगा? कैरिड फॉरवर्ड होएगा। कितने साल के लिए? ये सर 8 साल भी नहीं जाता। कितने साल तक जाता है? खाली 4 असेसमेंट ईयर के लिए जाता है, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस लॉस सबसे सेटअप होगा एक्सेप्ट सैलरी, और एक उसमें वो तो फिक्स है कैजुअल इनकम, उससे कोई सेटअप नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया सर। इसके अंदर अलावा इसमें और कौन सा लॉस बच गए? तीसरा लॉस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किससे सेटअप होता है? सभी इनकम से एक्सेप्ट सैलरी। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन होगा तो वो भी सब, पहले इंटर सोर्स तो हो ही जाएगा, इंटर हेड भी सभी से हो जाए एक्सेप्ट सैलरी। अगर ये बच गया तो ये फिर क्या होएगा? पता कितने टाइम तक होता है? अनंत काल तक, इनफाइनाइट पीरियड तक होता है। और इनफाइनाइट पीरियड तक मतलब जब तक सेटअप नहीं हो तब तक कैरिड फॉरवर्ड होता रहेगा। और ये कितने किस किस से सेटअप होता है? सर ये अगले, खाली इकलौता सेक्शन है जो अगले सालों में भी सभी इनकम सेटअप होगा एक्सेप्ट सैलरी। बात समझ में आई? सर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ही ट्रीटमेंट सेम दो चीजों का और होता है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंस हो, एक फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंस हो। इन दो खर्चे का खर्चा भी क्या होता है? इनफाइनाइट पीरियड तक क्या होता है? क्रेडिट फॉरवर्ड होता है। बात समझ में आई? सर एकदम समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई यहां तक दिक्कत नहीं है तो आगे चलेंगे भैया, यहां तक तकलीफ नहीं है तो आगे चलेंगे। चलो सर आगे चल ही लो आप, ठीक है जी। यहां तक भी बात समझ में आ गई सर? आगे अब चलते हैं फोर्थ। कौन सा है सर? 35 एडी। 35 एडी सर, 35 एडी किस चीज का है? स्पेसिफाइड बिजनेस की, मतलब कुछ बिजनेस स्पेसिफाई दिए हुए 35 एडी में। तो सर ये जो लॉस होता है ना, ये लॉस केवल स्पेसिफाई बिजनेस से ही सेटअप होगा। किससे सेटअप होगा? केवल स्पेसिफाइड बिजनेस से सेटअप होगा, उसके लिए किसी से सेटअप नहीं होगा। क्या बोल दिया सर? ये केवल स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेटअप होता है, किसी और से सेटअप नहीं होगा, ठीक है जी। सर ये लॉस कितने साल तक कैरिड फॉरवर्ड होता है? ये भी इनफाइनाइट पीरियड तक कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है, बट किससे सेटअप होगा? स्पेसिफाइड इनकम से सेटअप होगा। लो सर आपके 3 हेड हो गए। चौथा हेड कौन सा है सर? कैपिटल गेन। इसमें दो होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये बड़ा भाई ये सब समझाया, और ये छोटा भाई। ये बड़ा भाई अच्छा होता है और ये होता है गंदा, छी, नालायक, सुगला। अगर छोटे भाई को कोई तकलीफ होती है तो बड़ा भाई क्या करता है? उसकी हेल्प करता है। मानते हो? छोटे भाई को तकलीफ होती है तो बड़ा भाई उसकी हेल्प करता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेटअप हो सकता है।
क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा, क्योंकि बड़े भाई की छोटा भाई कभी हेल्प नहीं करता है, बड़े भाई छोटे भाई को लगता है बड़ा भाई भाव झाड़ रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस केवल लॉन्ग टर्म से सेटअप होता है, शॉर्ट टर्म सेटअप नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों भाई बड़े शर्मीले होते हैं, ये अपने घर के बाहर नहीं निकलते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी भी दूसरे हेड से सेटअप नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां तक बात समझ में आ गई? सर आप समझ में आ गई? सर ये दोनों लॉस कितने साल तक जा सकते हैं सर? 8 असेसमेंट ईयर तक जा सकते हैं, और सेम वही प्रोसीजर होगा, शॉर्ट टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन से सेटअप होगा, और लॉन्ग टर्म लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा। अब चलते हैं सर अदर सोर्स, ये तो सर मैंने परसों ही पढ़ाया था। अदर सोर्स, अदर लॉस सोर्स में 3 तरह के लॉस हैं, इवन 4 तरह के लॉस हैं। पहला कैजुअल लॉस, कैजुअल लॉस ये सेटअप किसी से भी नहीं होता, ये खुद से भी सेटअप नहीं होता, ये खुद से भी सेटअप नहीं होता है, वर्थलेस होता है। क्या होता है? वर्थलेस होता है। दूसरा लॉस हो गया हॉर्स मेंटेनेंस लॉस, ये केवल हॉर्स मेंटेनेंस से सेटअप होगा, और कितने साल तक जाएगा? 4 असेसमेंट ईयर तक जाएगा। 4 असेसमेंट ईयर तक 2 ही लॉस कैरिड फॉरवर्ड होते हैं, एक तो हॉर्स मेंटेनेंस, दूसरा स्पेकुलेटिव लॉस सेटअप होता है 4 साल तक। ठीक है, तीसरा है, इवन 3 ही लिख दो, कौन सा? अदर लॉसेस। सर अदर लॉसेस के साथ क्या होता है? सर अदर लॉस इंटर सोर्स सेटअप हो सकते हैं, इंटर हेड सेटअप हो सकते हैं, बट ये कभी भी कैरिड फॉरवर्ड नहीं होंगे। मतलब इंटर हेड किसी से भी सेटअप हो सकते हैं, लेकिन ये अगर इस साल लॉस बच गया तो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, हालांकि इंटर सोर्स इंटर हेड में भी कैजुअल इनकम से कोई भी सेटअप नहीं होगा। सर यहां तक समझ में आना चाहिए। लो सर, अब चलते हैं सर, थोड़ी सी और बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें। सर और क्या बातें करोगे जरा बताओ, हम भी बातें करना पसंद करेंगे। तो सुनो आगे की बातें। सुनोगे क्या? सुनाओ सर। जो आपका लॉस है उसको कैरिड फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सर क्या? आपकी इनकम टैक्स रिटर्न होती है, इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, 139 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरी जानी चाहिए अप टू 31 जुलाई या 30 सितंबर। ठीक है, लेकिन साथ में क्या बोला गया है? अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 130, अच्छा उसमें सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 दिया हुआ है रिटर्न ऑफ लॉस का, लेकिन उसमें रेफरेंस ये दिया हुआ है कि अगर आपने अपने रिटर्न 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से नहीं भरी तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्या बोला हुआ है सर? अगर आपने अपनी रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से नहीं भरी तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मतलब आपको रिटर्न टाइम पे भरनी पड़ेगी अगर आप लॉस को क्रेडिट फॉरवर्ड करना चाहते हो तो। एक्सेप्ट मतलब इन लॉसेस को क्रेडिट फॉरवर्ड कर देंगे चाहे आप रिटर्न टाइम पे भरो या नहीं भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बताओ जरा ऐसे, तो सुनो, ऐसे में नाम आता है पहला हाउस प्रॉपर्टी लॉस। कितना? हाउस प्रॉपर्टी लॉस। दूसरा नाम आता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में आप क्या कर सकते हो? रिटर्न टाइम पे नहीं भी भरोगे तो भी काम चल जाएगा। रिटर्न टाइम पे नहीं भरोगे तो भी काम चल जाएगा। बोलो समझ में आई बात? सर आई समझ में कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड हाउस प्रॉपर्टी के केस में आप रिटर्न टाइम पे नहीं भरोगे तो भी चल जाएगा, अदरवाइज आपको रिटर्न टाइम पे भरनी पड़ेगी 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के साथ ये दो नाम हमेशा फिक्स सही टाइम पे होते हैं, एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, एक फैमिली प्लानिंग का खर्चा
रिसर्च एंड डेवलपमेंट 35 में आता है, फैमिली प्लानिंग का खर्चा सेक्शन 36 में आता है और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में आता है। मैंने पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया, पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया, इतना ही दे रखा है, ठीक है। वो सेक्शन की फॉर्म में दे रखा है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप आराम से घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो बाय बाय। इन 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करना, अमेंडमेंट है 115 BAC वाला, वो ध्यान रखना है, बाकी मेरा काम हो गया। सो बाय बाय।